The next topic we will discuss from the chapter The Fundamental Units of Life, Cell. The topic is mediated transport. What is mediated transport? We have seen that the cell plasma membrane acts as effective barrier to the free diffusion of most molecules of biological significance. अब आपने देखा होगा कि हमने प्लांट सेल के बारे में डिस्कस किया था, एनिमल सेल के बारे में डिस्कस किया था, हमने एक डायग्राम बनाई थी। ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उसके अंदर क्या था, हमारे पास सेल वॉल थी, न्यूक्लियस था, राइबोसोम्स थे ऐसे, ठीक है। तो और ल्यूसोसाइट्स थे, लाइमोसोम्स थे। तो ये उनके अंदर जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स थे, जो भी डिफ्यूजन हो रही थी मॉलिक्यूल्स की ऑफ द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या एक्ट कर रहा है, एक इफेक्टिव बैरियर एक्ट कर रहा है जिसमें जो कुछ मटेरियल्स है जो सेल के अंदर एंटर होते हैं और सेल को लीव करते हैं। येट इट इज़ एसेंशियल दैट सम मटेरियल्स एंटर एंड लीव द सेल। कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक इफेक्टिव बैरियर है, लेकिन उसके बावजूद कुछ मटेरियल्स सेल के अंदर एंटर होते हैं और सेल को लीव करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि शुगर्स, मटेरियल्स ऑफ ग्रोथ सच एज एमिनो एसिड्स मस्ट एंटर द सेल। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि शुगर, मटेरियल्स ऑफ ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ के लिए जो मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जैसे कि एमिनो एसिड्स, ये हमेशा सेल को एंटर करते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, मस्ट बी थ्रोन आउट। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड परमेसेस। जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते रहते हैं और उनके बीच जो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड परमेसेस। वो मटेरियल्स जो सेल के अंदर एंटर करते हैं और उनमें जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं, मतलब उसमें एंटर करते हैं उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और परमेसेस। Permeases form a small passageway through the membrane, enabling the solute molecule to cross the phospholipid bilayer. अब ये परमेसेस जो होती हैं, ये जो प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक पैसेज होता है जिस उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स जो है एंटर करते हैं और ये उसको हम बोलते हैं जैसे कि क्रॉस कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को। परमेसेस जो होते हैं वो एक्चुअली क्वाइट स्पेसिफिक होते हैं, ओनली ए लिमिटेड ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंस और इवन ए सिंगल सब्सटेंस दे रिकॉग्नाइज एंड ट्रांसपोर्ट। कहते हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, जो उस स्मॉल पैसेज के थ्रू, यहाँ पे एक स्मॉल पैसेज है जिसमें ये स्पेशल प्रोटीन्स एंटर करेंगे, उसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। जिस उस पैसेज के थ्रू जो मटेरियल जो है इस सेल में एंटर होंगे, ठीक है, और उसको एक या सिंगल सब्सटेंस ही होगा जो एंटर होगा, बहुत सारे मटेरियल्स एक साथ उस पैसेज से ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, तो कोई एक सिंगल सब्सटेंस ही उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट होंगे। दो तरह के मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है जिसको डिफ्यूजन। इन दिस केस जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, असिस्ट ए मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन that it cannot otherwise penetrate। अब जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि जो ये स्पेशल टाइप के जो मटेरियल हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसको हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होंगे। दिस परमेसेस असिस्ट ए मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। यहाँ से डिफ्यूज होंगे फिर वो एंटर करेंगे सेल के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इन दिस वे एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम कॉल्ड पंप टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इन दिस केस एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम। तो अब इसमें क्या है कि इसमें एनर्जी सप्लाइड होती है सिस्टम के थ्रू, जिसको हम पंप बोलते हैं, टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इनसाइड द सेल, ठीक है, और ये जो एनर्जी सप्लाई होगी सेल को उसको हम बोलते हैं पंप। पंप के थ्रू सप्लाई होगी और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स, जो भी मटेरियल्स हैं, इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे कि ऑपोजिट होंगे कंसंट्रेशन टू द ग्रेडियंट।
इसके ऑपोजिट जो आउटसाइड जो न्यू टॉपिक हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रैपिड प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, और जो डिफ्यूजन होती है, जो मटेरियल्स एंटर करते हैं उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उस पैसेज में जो पास होते हैं, वो स्लो प्रोसेस होता है। इट कैन मूव मटेरियल्स थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो मटेरियल्स हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट होंगे मटेरियल्स, ये मूव होंगे थ्रू ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होता है? होंगे तो पास उसी से ही बाय फॉस्फोलिपिड बायलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस पैसेज के थ्रू पास होंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट कैन मूव मटेरियल्स अक्रॉस द बायो मेम्ब्रेन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये ऑपोजिट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मटेरियल्स एंटर करते हैं, और ये जो एंटर करते हैं ऑपोजिट नहीं होते, बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसकी ही सिमिलर डायरेक्शन में एंटर करते हैं। इसकी एक ही डायरेक्शन होती है, इट टेक्स इन वन डायरेक्शन ओनली, इट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस। इट नीड्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स टू अकर, इट नीड्स विदाउट द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। ये जो इट नीड्स कैरियर प्रोटीन्स टू अकर, तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द सेल। इट अकर्स विदाउट द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, ये बिना किसी प्रोटीन के मॉलिक्यूल की हेल्प के होती है, जो डिफ्यूजन होती है, और इसमें जो ट्रांसपोर्ट होते हैं मटेरियल्स, उसमें प्रोटीन की मॉलिक्यूल की हेल्प की ज़रूरत होती है। इट यूजेस एनर्जी ऑफ एटीपी, इसमें एटीपी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसको किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? जब हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब जो भी हम मटेरियल्स बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए जो भी मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे, जो भी हम खा रहे हैं, उससे हमको एनर्जी मिलेगी। इट ब्रिंग्स अबाउट सिलेक्टिव अपटेक ऑफ मटेरियल्स। इसमें जो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं, मतलब सारे मटेरियल्स एकदम से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, सिंगल मटेरियल ही इसमें सिंगल सब्सटेंस ही ट्रांसपोर्ट होता है। इट अलाउज ऑल ट्रांसमिसिबल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। इसमें कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट जो है हो सकता है। इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स इन द सेल। इट डज नॉट एक्यूमुलेट मटेरियल्स इन द सेल। इसमें जो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं उनकी एक पोजीशन होती है, फिक्स्ड होती है। इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल इन द सेल। वो मटेरियल जो है वो सेल में डिफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो आसानी से उसमें मिक्सअप हो जाते हैं। इट डज नॉट एक्यूमुलेट मटेरियल इन द सेल। इसमें कोई मटेरियल जो है सेल के अंदर नहीं रहता, बस उसमें जो है डिफ्यूज हो जाता है, दूसरे सब्सटेंसेस में मिक्सअप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? इज द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल्स बाय द सेल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर हुए सेल के अंदर, जब वो मटेरियल सेल के अंदर एंटर हो जाएगा उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, जो मटेरियल इंजेक्शन हुआ है मतलब इनटेक हुआ है बाय द सेल द्वारा उसको इनटेक किया गया उस मटेरियल को थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो एंटर हुआ है, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इट इज़ ए कलेक्टिव टर्म दैट डिस्क्राइब्स 3 सिमिलर प्रोसेसेस। ये 3 प्रोसेस जो है डिस्क्राइब करता है। एक को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, जिसमें होता है सेल ईटिंग, फोटोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, एंड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सिमिलर प्रोसेस होते हैं जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है एंडोसाइटोसिस। पहला प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस, जिसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग। दूसरा होता है कि फोटोसाइटोसिस, जिसको सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। फिर आता है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब इसमें क्या होता है कि तीनों में एक जो सेल, आपको पता है कि अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक का काम ईटिंग होता है, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ड्रिंकिंग का, कोई सिग्नल मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो अलग अलग फंक्शन जो है परफॉर्म किए जाते हैं। दीज प्रोसेसेस आर पाथवेज टू स्पेशली इंटरनलाइज सॉलिड पार्टिकल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स रिस्पेक्टिवली। अब ये जो प्रोसेस है
एक पाथवे है जिसमें कई मटेरियल्स, कई मॉलिक्यूल्स जो है ट्रांसपोर्ट हो। ऑल ऑफ देम रिक्वायर एनर्जी, सो दे मे बी रिगार्डेड एज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑल ऑफ देम रिक्वायर एनर्जी। ये जो एक प्रोसेसेस है, दीज प्रोसेसेस आर पाथवेज टू स्पेशली internalize solid particles, small molecules and ion and macro molecules respectively। मतलब ये जो पार्टिकल्स एंटर होते हैं सेल के अंदर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर होते हैं, कुछ तो होते हैं देखो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयन होते हैं, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स होते हैं, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सॉफ्ट पार्टिकल्स होते हैं, सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब ये सेल के अंदर एंटर होते हैं तब क्या होता है कि इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसने मतलब देखो सॉलिड पार्टिकल्स को अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब वो एंटर करेगा सेल के अंदर, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलग रिक्वायरमेंट है और तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अलग रिक्वायरमेंट है। फिर हम बात करेंगे, देखो हमारे पास डायग्राम्स है, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है 9th क्लास में। कोई भी आपके पास डायग्राम आती है तो उसकी आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स होती है। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस में देखिए ये आपके पास एक मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल है ये मेम्ब्रेन में एंटर कर रहा है और जब ये एंटर करेगा तो ये क्या होगा, लाइसोसोम्स के साथ डिफ्यूज हो जाएगा। तो लाइसोसोम्स में जो है इसके अंदर डिफ्यूज होके इसके अंदर एंटर हो जाएगा। फोटोसाइटोसिस में होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन, तो ये जब एंटर होंगे तो वो किसी और में डिफ्यूज हो जाएंगे। तो उसी तरह से लीजेंड्स होते हैं अलग, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है किसी और मॉलिक्यूल में डिफ्यूज हो जाएंगे। तो ये अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, कोई सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल और आयन होते हैं या कुछ होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर होते हैं और जब ये एंटर होते हैं तो जो भी अंदर सेलुलोज होगा या लाइसोसोम्स होंगे, सेल मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियोलस हो गया, तो उसमें जो है डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अलग अलग इसकी टाइप्स की प्रोसेस थी। अब हम फैगोसाइटोसिस पढ़ेंगे। फैगोसाइटोसिस जो हम पढ़ेंगे इट लिटरली मीन्स सेल ईटिंग। हमने पढ़ा है कि फैगोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग बोलते हैं। इट इज़ ए कॉमन मेथड ऑफ फीडिंग अमंग द प्रोटोजोआ एंड लोअर मेटाजोआ। ये एक कॉमन मेथड होता है फीडिंग अमंग द प्रोटोजोआ, मतलब अमीबा की बात कर रहे हैं, लोअर मेटाजोआ जो स्पॉन्जेस की बात कर रहे हैं। मतलब फीडिंग का काम क्या है कि मतलब जो सेल ईटिंग है, जब अमीबा के पास एक कोई भी मॉलिक्यूल आता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं, तो वो पार्टिकल्स जो है उसमें डिफ्यूज हो जाते हैं। तो या तो वो अमीबा को फीड करेगा या वो स्पॉन्जेस को फीड करेगा, कोई भी पार्टिकल है उसमें जब डिफ्यूज होंगे। इट इज़ आल्सो द वे इन विच द ब्लड सेल्स engulf cellular debris and uninvited microbes in the blood। तब आप देखते हैं कि it is also the way, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं, engulf cellular debris and uninvited microbes, कुछ वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे ब्लड में एंटर होते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जैसे कि फैगोसाइटोसिस सच एज मैक्रोफेजेस फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू एंड लीवर सिन्यूसॉइड्स। अब जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ अलग फैगोसाइटोसिस भी होते हैं जिसमें मैक्रोफेजेस होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज में हमारे पाए जाते हैं और लीवर में भी पाए जाते हैं। इन द फैगोसाइटोसिस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कोटेड होता है, एक इनिशियली विद एक्टिन मायोसिन के साथ कोटेड होता है और उसमें क्या होता है एक सॉलिड मटेरियल बनाता है वो, जिसको बैक्टीरिया डेब्रिस बोलते हैं। जो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसल होती है फैगोसोम, दे डिटैचेस फ्रॉम द सेल सरफेस, वो उससे डिटैच हो जाता है। वेयर इट कंटेंट्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब हमने इस डायग्राम में देखना है कि अब आप देख रहे हो कि ये क्या है, फैगोसाइटोसिस है, फैगोसाइट है। ये कोई एक बैक्टीरिया है, कोई वायरस है जो इसमें एंटर हो रहा है और जब ये एंटर होगा तो ये क्या बन जाएगा, फैगोसोम बन जाएगा, इंटरसेलुलर वैक्यूल बन जाएगा, ठीक है।
अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स है जैसे लाइसोसोम्स हो गया ये, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो एंटर हुआ है इन्फेक्शंस एजेंट बैक्टीरिया, तो ये यहाँ पे अब एंटर हो चुका है। पहले ये एंटर हुआ, इसने अमीबा ने इसको फीड लिया, तो फिर ये इसके अंदर एंटर हो गया। अब ये यहाँ पे फैगोसोम बन चुका है, ठीक है। तो अब ये फैगोसोम जो एंटर हो चुका है, इसको जैसे हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, लीसोसाइट्स बोलते हैं, तो ये अब इसमें एंटर हो गया। अब ये यहाँ पे इसने पूरी तरह से डिफ्यूज हो चुका है इस पूरे सेल के अंदर, ठीक है। इन स्यूडोपीडिया मूवमेंट फैगोसाइट एंगल्स द पार्टिकल, अब ये फैगोसाइट है, इसने पार्टिकल को अपने अंदर ले लिया है। ये जो लाइसोसोम्स है ज्वाइन हो चुके हैं वैक्यूल के साथ, इंजेस्ट हो गए हैं और पोर देयर कंटेंट्स इनटू द वैक्यूल एंड डिस्ट्रॉय द पार्टिकल, जो पार्टिकल है इनको ये डिस्ट्रॉय कर रहा है यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये कैसे काम करता है कि कोई भी अमीबा है, उसने किसी मॉलिक्यूल को, कोई भी वायरस बैक्टीरिया है, उसको अपने अंदर लिया है, और जो वाइट ब्लड सेल्स है वो क्या काम करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं किसी भी इन्फेक्शंस एजेंट से हमें प्रिवेंट करते हैं। तो वो उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है, और जब वो एंटर होगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको पार्टिकल को। एंडोसाइटोसिस अब क्या होता है और फैगोसाइटोसिस का डिफरेंस हमने पढ़ना है। एंडोसाइटोसिस इट इज द इनटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ड्रॉपलेट्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें कौन कौन से चीज़ें इनटेक होती हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, या कोई ड्रॉपलेट्स हो गए, या मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए। इसमें इनटेक होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इनवैगिनेट्स टू टेक अप द मटेरियल्स, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैगोसाइटोसिस में होता है दे ग्रोस अराउंड द पार्टिकल एज स्यूडोपीडिया। और इसमें क्या होता है कि जो एंडोसाइटोसिस होता है इनवैगिनेट्स टू टेक अप द मटेरियल्स, ये खुद मटेरियल को अंदर अपने इंजेक्ट करते हैं, खुद इनटेक करते हैं, और यहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड जो है घूमते रहते हैं। एंडोसाइटोसिस जो होता है वो न्यूट्रिटिव प्रोसेस होता है, और ये जो फैगोसाइटोसिस होता है ये डिफेंसिव प्रोसेस होता है। इसके जो वेसिकल्स होते हैं वो 0.1 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं। इसके जो फैगोसाइटोसिस वेसिकल्स होते हैं वो 1 to 2 माइक्रोमीटर और मोर देन 2 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं। अब एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? What is exosomes? Just as materials can be brought into a cell, just as materials can be brought into a cell, जैसे materials उस सेल के अंदर एंटर होते हैं by invagination and formation of a vessel, the membrane of vessel can fuse with the plasma membrane and extrudes its content from the surrounding medium। अब ये क्या करता है कि जो materials होते हैं जो सेल के अंदर लाए गए हैं, वो मटेरियल्स जो सेल के अंदर एंटर हुए पड़े हैं, उनसे क्या होती है, एक तो फॉर्मेशन होती है वेसाइकल की, और जो मेम्ब्रेन होती है वेसाइल की वो डिफ्यूज हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और जो कंटेंट होते हैं सेल के अंदर, कुछ ऐसे कंटेंट जिनकी ज़रूरत नहीं होती सेल को, वो उसको एटमॉस्फेयर में बाहर भेज देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं सेल वोमिटिंग या एक्सोसाइटोसिस। मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो हमें नुकसान कर रहा है या बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है जो अनडाइजेस्टेड है, उसको हम एटमॉस्फेयर में मतलब सराउंडिंग मीडियम में बाहर भेज देते हैं। एक्सोसाइटोसिस अकर्स इन वेरियस सेल्स। एक्सोसाइटोसिस जो होता है बहुत सारे सेल्स में वेरी करता है। फर्स्ट जो होता है उसका रिमूव अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द सब्सटेंस ब्रॉट इन बाय एंडोसाइटोसिस। इसमें जो भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होते हैं, वेस्टेज सब्सटेंस होते हैं, उसको वो रिमूव करता है। सीक्रेट सब्सटेंसेस, कौन कौन से सब्सटेंस वो अपने अंदर इनटेक करता है, जो सेल इनटेक करता है, जैसे कि हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। थर्ड जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली अक्रॉस ए सेलुलर बैरियर। तो जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट सेल को नहीं है, सेल को जो रिक्वायरमेंट नहीं है मटेरियल्स की, तो वो क्या करता है उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है अक्रॉस ए सेलुलर बैरियर, मतलब उसको बाहर निकाल देता है। अब आप इससे समझ सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट कंटेनिंग फूड वैक्यूल है
or the secretory vessel budded from a Golgi apparatus is the first moved by cytoskeleton from the जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट कंटेनिंग फूड होता है, उसको वो क्या करता है कि जो और द secretory vessel budded from a Golgi, it is a Golgi apparatus के थ्रू पहले साइटोस्केलेटन उसको रिमूव करता है, मूव करता है, बाहर निकालता है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सेल, सेल के अंदर से उसको बाहर निकालता है। जो वेसाइल मेम्ब्रेन होती है वो किसके कांटेक्ट में आती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है। द लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू बायलेयर्स अरेंज देमसेल्व्स, जो दो बायलेयर्स होती हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स की, वो अपने आप को इस तरह अरेंज करती हैं। एंड द टू मेम्ब्रेन्स आर दस फ्यूज, जो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो उसको फ्यूज कर जाती है, मतलब उसमें दो मेम्ब्रेन्स जो है एक साथ मिल जाती है। A passage is formed in the fused membrane and the vessel discharge contents outside the cell, जो भी undigested सब्सटेंस होते हैं उसको हम बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्सोसाइटोटिक वेसाइल है, ये सेल सिक्रेशन है, यहाँ पे जो सेल मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है उसको हम बाहर निकालेंगे, ये साइटोसोल है। अब देखो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो कि ये जो एक्सोसाइटोटिक वेसाइल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गई है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया है और इसमें जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो यहाँ से मूव कर दिया गया है उसको थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास है सेल वॉल क्या होती है। इन प्लांट सेल्स देयर अकर्स ए रिजिड सेल वॉल which lies outside the plasma membrane। ये जो प्लांट सेल्स होते हैं एक सेल वॉल होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड लाई करती है। जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है और फ्रीली परमिएबल होती है। इट इज सिक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। ये जो सेल वॉल बनाई गई है ये इसलिए बनाई गई है ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन हो सके और साइटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन हो सके। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द प्लांट सेल, ये हमें हेल्प करता है कि प्लांट सेल की शेप कैसी होगी उसको हम फाइंड आउट कर सके। प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग रिजिड डिसेमिनेशन ऑफ द सेल, ताकि उसको कोई भी प्रिवेंट करता है कि कोई भी मटेरियल एकदम से सेल से बाहर ना जा सके। इट इज मेड अप ऑफ ए फाइब्रस पॉलीसैचराइड कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज। ये किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, सेलुलोज जिसको हम बोलते हैं। द प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टाइनी सेलुलोज फाइबर्स, इसमें टाइनी सेलुलोज फाइबर्स होते हैं जिसको माइक्रोफिब्रिल्स बोलते हैं। और जब ये मिक्सअप होते हैं बाय द मिक्सचर ऑफ पॉलीसैचराइड्स, ईच माइक्रोफिब्रिल इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूल्स। ये जो माइक्रोफिब्रिल्स है ये किससे बनी होती है? थाउजेंड्स ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूल से बनी होती हैं। जब ये बाउंड होती हैं, बाउंड टुगेदर बाय पैक्टिन्स एंड हेमीसेलुलोज, ये बाउंड होते हैं बाय द पैक्टिन्स एंड हेमीसेलुलोज। ये क्या है? कोई एंजाइम्स हैं जिससे ये बाउंड अप होते हैं और ये मिक्सअप होते हैं और ये थाउजेंड ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल से बनते हैं माइक्रोफिब्रिल्स। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? इट परमिट्स द प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड। ये परमिट करता है कि जो प्लांट सेल है ताकि वो टर्जिड हो जाए, स्वोलन हो जाए। जैसे ही वाटर एंटर होता है वैक्यूल में थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस, प्लांट सेल्स जो होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं कि वो रेजिस्ट करते हैं कि उनकी एक्सपेंशन को कोई रोक ना सके। सो उनका जो सेल होता है वो स्वेल हो जाता है, पूरा स्वोलन हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। और ये सेकंड पॉइंट है, जो सेल वॉल है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को सपोर्ट करने के लिए। फ्रीली परमिएबल होता है टू वाटर एंड सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन, ताकि जो मटेरियल्स हैं वो आसानी से पास हो सके और सॉल्यूशन में। इनकी जो पोर्स होती हैं वो नैरो होती हैं जिनको हम पिट्स बोलते हैं, थ्रू विच फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेमाटा आर एबल टू पास। और जो इंटरसेलुलर कनेक्शंस होते हैं वो अलो करते हैं कि मटेरियल्स जो है एक्सचेंज हो सके। जो सेल वॉल होते हैं एडजेसेंट सेल्स दे आर ग्लूड टुगेदर बाय द मिडल लैमेला एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के साथ बना होता है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जो प्लांट सेल होता है जो उसमें पानी लॉस हो जाता है थ्रू द ऑस्मोसिस, तो वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने से क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल वॉल से दूर चला जाता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस।
ओस्मोसिस के थ्रू जब पानी में लॉस होता है तो वो क्या होता है, सेल वॉल से दूर चला जाता है, उसको हम प्लाज्मोलिसिस। जो लास्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में अकर करती है और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। जो सेल वॉल होती है वो सेल के आउटसाइड होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ एनिमल सेल, लेकिन प्लांट सेल के इनर होती है। और ये नॉन लिविंग होता है, इसकी जो प्लांट सेल्स जो होती है थिक होती है और ये लिविंग होता है और थिन होता है। और जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। जो सेल वॉल होती है वो जनरली परमेबल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सिलेक्टिवली परमेबल होती है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है। ये जो बनी होती है वो लिपिड्स, प्रोटीन्स और स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इनका जो मेजर फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन देना होता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। इनका जो मेजर फंक्शन होता है, जो भी सेलुलर कंटेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनका जो पैसेज होता है इन एंड आउट ऑफ मटेरियल ऑफ इन द सेल और आउटसाइड द सेल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं उनको होल्ड करना होता है। तो ये हमारे पास टॉपिक था सेल वॉल। थैंक यू।